एक और नए लाइव सेशन में कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। और आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। लास्ट सेशन में हम जो चर्चा कर रहे थे उसके अंदर हमने जो है वो चौहान वंश के इतिहास को समझने का प्रयत्न किया और चौहान वंश की पीडीएफ फाइल भी आपको दे दी है। लेकिन थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पा रहा है इस टाइम, टाइपिंग की दिक्कत आ रही है क्योंकि सेशन भी ज़्यादा है और साथ में नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो। और वैसे आप सबकी इच्छा भी थी बहुत सारे बच्चों की कि आप हमें लिखे ही करवाएं। तो लास्ट सेशन में ब्लैक बैकग्राउंड था पीडीएफ का, तो इस बार हम वाइट बैकग्राउंड पे आपको लिखे करवा रहे हैं। और आप चाहें तो अ, इसके जो है वो क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका, अगर आपके पास समय है तो आप नोट्स ही बनाएं। अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कल कुछ बच्चों ने फ़ोन किया कि सर हम जॉब करते हैं दिन में और हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम हाथ से लिखें, तो आप हमें जो है वो नोट्स ही दें। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इनके प्रिंट निकाल लीजिएगा, वरना तो आप हाथ से लिखें, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए जो है वो फायदेमंद जो है सिद्ध होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कैसे हैं ढानी वाले छोरे? बहुत बहुत स्वागत आपका। राधे राधे। नीरू स्वागत आपका। कैसे हैं? महाकाल बिश्नोई स्वागत आपका। कैसे हैं? और साहिल मोदी एंड ममता स्वामी, प्रमोद, रेखा एस गोदारा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आइए करते हैं शुरुआत। जैसे कि कल हमने आपसे चर्चा की थी कि कल से हम जो है वो मेवाड़ के इतिहास की चर्चा करेंगे। राजस्थान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण किसी कोई इतिहास की अगर चर्चा आती है तो वो आती है मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ का जो गोहिल वंश है, ये विश्व के सबसे प्राचीन जो राजवंश है, इनमें इनका जो है वो नाम आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, तो गोहिल वंश। विश्व के प्राचीन राजवंश में राजस्थान के किस राजवंश का नाम आता है, तो गोहिल वंश। तो मेवाड़ का जो इतिहास है वो पूरे राजस्थान को ही नहीं, संपूर्ण भारत को जो है वो गौरवान्वित महसूस करवाता है। जब हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, जब हम महाराणा प्रताप के किस्से सुनते हैं तो छाती जो है वो गर्व से फूल जाती है और बड़ा ही गर्व महसूस होता है। और इस ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हे ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें महाराणा प्रताप की इस धरा पर, वीर शिवाजी की इस देश में आपने हमें जो है वो जन्म दिया, इसके लिए। और मेवाड़ का इतिहास हम सभी राजस्थान वासियों के लिए बड़ा ही गर्व की बात है। और हम राजस्थानी हैं, हम भारतीय हैं, ये भी हमारे लिए जो है वो बहुत ही गर्व की बात जो है वो है। तो आइए आज मेवाड़ के इतिहास को कहानी के रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं, मेवाड़ के इतिहास को जानने का प्रयास जो है वो करते हैं। अभी अभी जो बच्चे जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप रजिस्टर अगर ले रखा है तो आप जरूर लिखें, ठीक है? लिखोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लिखने में जोर आता है, टाइम भी लगता है। तो टाइम लगे तो लगे ना, आपका कहता है गुरुजी टाइम लगता है इसमें, तो आपका काम ही पढ़ना है अभी, तो है ना, काम ही पढ़ना है। तो टाइम लगने से अगर आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो मेन टारगेट आपका नोट्स बनाना नहीं है, मेन टारगेट आपका नोट्स इकट्ठा करना भी नहीं है। मुख्य जो टारगेट है वो है कि पेपर तक आपको याद रहे और पेपर में आप उस डाटा से अपने पेपर को क्रैक कर पाएं, यही तो आपका मुख्य उद्देश्य है। तो टारगेट अपना याद करना है और याद लिखने से ज्यादा होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, हालांकि आपको पता भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं मेवाड़ के गोहिल वंश की। आज मेवाड़ का गोहिल वंश देखिए, लिखिए। विद्वान साथियों, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि ये जो मेवाड़ का गोहिल वंश है, ये विश्व के प्राचीन जो है वो प्राचीन राजवंशों में से एक है। तो ये बात भी आप जरूर याद रखिएगा।
मेवाड़ का गुहिल वंश। देखो, मेवाड़ का गुहिल वंश केवल जो है वो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ही है। इसकी जो शुरुआत होती है, यानी गुहिल वंश जो है उसकी स्थापना जो करने वाले शासक थे वो कौन थे? तो ऐसा कहा जाता है कि गुहिल वंश की जो स्थापना होती है वो होती है आपकी 566 ईस्वी के अंदर। 566 ईस्वी में जो है वो गुहिल वंश की स्थापना होती है। और गुहिल वंश के जो संस्थापक रहे हैं, गुहिल वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं कौन? गुहिल। कौन रहे हैं इसके संस्थापक? तो स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की गुहिल ने। और गुहिल के नाम पर ही, गुहिल के नाम पर ही इस वंश का भी नाम क्या पड़ गया? गुहिल वंश नाम पड़ गया। जैसे हमने कल पढ़ा था बूंदी के इतिहास में कि बूंदी के एक शासक थे बूंदा मीना, और बूंदा मीना के नाम से ही जो है बूंदी का नामकरण क्या हुआ? बूंदी हुआ। बूंदा के नाम से ही बूंदी का नामकरण क्या हुआ? बूंदी। बूंदा के नाम पर बूंदी का नाम बूंदी पड़ गया, है ना, बूंदा के नाम पर। इसी तरीके से गुहिल के नाम से ही इस वंश का जो है नाम क्या होता है? गुहिल होता है। गुहिलादित्य भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और गुहिल वंश जो है, इसकी गुहिल वंश जो है, गुहिल वंश की 24 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुहिल वंश की कितनी शाखाएं हैं? तो गुहिल वंश की जो है वो 24 शाखाएं बताई है मुहनोत नैन्सी ने और कर्नल जेम्स टोड ने भी। किसने बताई है ये 24 शाखाएं? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहोगे कि जी मुहनोत नैन्सी एंड कर्नल जेम्स टोड। सबसे पहले मुनोत नैन्सी ने कहा कि गुहिल वंश की 24 शाखाएं हैं, और इस बात का समर्थन किया कर्नल जेम्स टोड ने अपने आगे आने वाले काल के अंदर। तो इस प्रकार से गुहिल जो है राजस्थान के अलावा भी कई क्षेत्रों में जो है इसका प्रचार प्रसार था। लेकिन जो मेवाड़ के गुहिल वंश था, मेवाड़ का गुहिल वंश सबसे प्रसिद्ध है। बाकी जो गुहिल है उनमें कोई ऐसे शासक नहीं हुए, और इतने कोई प्रतापी शासक भी नहीं हुए जो कि इतिहास में ज्यादा याद रखे गए। लेकिन मेवाड़ के गुहिल वंश को जो है वो बहुत ज्यादा याद रखा गया। अब एक क्वेश्चन आपके मन में और आता है कि गुहिल वंश की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है? तो गुहिल वंशी जो है वो सूर्यवंशी है। मेवाड़ के जो गुहिल है वो क्या है? सूर्यवंशी है। मेवाड़ के गुहिल सूर्यवंशी है, नहीं थे। मेवाड़ के गुहिल सूर्यवंशी थे। ठीक है, ये बातें आप बेसिक बातें हैं अब तक की। गुहिलादित्य और गुहिल एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी क्या गुहिल, जो गुहिलादित्य था, क्या गुहिलादित्य ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की? नहीं, गुहिलादित्य ने जो है वो मेवाड़ में इसकी स्थापना नहीं की थी। इन्होंने जो है वो गुजरात में गुहिल वंश की जो है वो स्थापना की। ठीक है, देखिए कैसे इसकी जो है वो स्थापना होती है। मैं थोड़ा सा यहां बताता हूं आपको कि गुहिल वंश की स्थापना हुई कैसे। तो देखिएगा, गुजरात के अंदर वल्लभी नामक स्थान है। वल्लभी, गुजरात। यहां के शासक थे, यहां के जो शासक थे उनका नाम था शीलादित्य। क्या नाम था इनका? शीलादित्य नाम था। यहां के वल्लभी के शासक का नाम था शीलादित्य।
और शिलादित्य जो थे, सॉरी शिलादित्य नहीं, शिलादित्य, शिलादित्य जो थे इनकी एक रानी थी जिसका नाम था क्या, बताओ कमेंट करके। शिलादित्य की रानी थी जिनका नाम था पुष्पावती। क्या नाम था? पुष्पावती। पुष्पावती। अब एक सेशन हमने किया था राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, और धार्मिक स्थल के अंदर हमने एक मंदिर पढ़ा था, अंबा माता का मंदिर पढ़ा था ना आपने। अंबा माता का मंदिर उदयपुर, याद आ रहा है आपको? अंबा माता मंदिर उदयपुर याद आ रहा है? तो इसी अंबा माता के दर्शन करने के लिए पुष्पावती जो है वो उदयपुर आई हुई थी। अंबा माता के दर्शन के लिए, अंबा माता के दर्शन के लिए इनकी जो पत्नी थी शिलादित्य की, वो कहां आई हुई थी? उदयपुर आई हुई थी। और जब ये उदयपुर यात्रा पे थी, माता अंबा के दर्शन करने आई हुई थी, तो इस समय ये प्रेग्नेंट थी। लेकिन होता क्या है, पहले आप सबको पता है कि ऐसे तो था नहीं कि गाड़ी में बैठ के गए और शाम को वापस आ गए। लंबी यात्राएं होती थी, जनरली आम लोग पैदल ही चलते थे, और जो राजा रानियां होती थी वो पालकी में चलती थी। तो इनकी यात्रा कई दिनों की थी। और पीछे से क्या होता है, पीछे से यहां जो है वो एक आक्रमण हो जाता है, और इस युद्ध के अंदर जो है वो युद्ध में जो है वो शिलादित्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है, और जो वल्लभी जो था ये इनके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि राजा हार जाता है तो फिर वहां पर उनका शासन नहीं रहता है। जब अंबा माता के दर्शन करके पुष्पावती वापस लौटने का प्रयत्न कर रही थी, वापस लौटने चली थी, तो कुछ सैनिकों ने आकर इनको सूचना दी कि हम जो है वो युद्ध हार चुके हैं। आप यहां आ गई थी, पीछे से हम पर आक्रमण हुआ और हम युद्ध हार गए, और जो शासक है, जो राजा है, वो क्या हो गए हैं? शहीद हो गए हैं, वीर गति को प्राप्त कर गए हैं। तो ये जो पुष्पावती है वो यही राजस्थान के उदयपुर के अंदर ही जो है वो रह जाती है। ठीक है। और यही इन्होंने एक गुफा के अंदर, एक गुफा में एक बालक को जन्म दिया, बालक को जन्म दिया। और यह बालक आगे चलकर जो है वो क्या कहलाया? क्योंकि इनके पिता शिलादित्य थे, तो ये जो है वो गुफा में जन्म होने के कारण, विकट परिस्थितियों में जन्म लेने के कारण इनका जो नाम है वो क्या रखा गया? गुहिल रखा गया। और इन्हें जो है वो गुहिल या गुहिलादित्य के नाम से जो है वो इतिहास जानता है। किस नाम से जानता है? गुहिल या गुहिलादित्य के नाम से इनको जो है वो, गुहिलादित्य के नाम से इनको जो है इतिहास जानता है। और इसी गुहिलादित्य ने जो है वो क्या किया? गुहिल वंश की नींव रखी। कहां पर? वहीं गुजरात में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बेसिक चीज है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ना ही तो कभी पूछा गया है कि वल्लभी के शासक कौन थे, गुहिल की माता का नाम क्या था। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी चूंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास की बेसिक जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। इस तरीके से जो है वो क्या होता है, यहां से जो है वो कार्य शुरू होता है। ठीक है, तो ये गुहिल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुहिलादित्य थे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बना लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम मेवाड़ के गुहिल वंश की, है ना। मेवाड़ की चर्चा करते हैं कि मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना कैसे हुई। मेवाड़ में गुहिल वंश, पहले तो आप ये बात तो जरूर जानते होंगे कि मेवाड़ को इससे पहले कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि
मेदपाट कहा जाता था। प्राचीन नाम क्या था मेवाड़ का? इसका जो प्राचीन नाम था मेवाड़ का वो था क्या? मेदपाट, प्रागवाट, है ना, सीवी जनपद, इन नामों से जो है वो जाना जाता था। किसको? मेवाड़ को जाना जाता था। ठीक है, लिखिए मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद। सीवी जनपद के नाम से इसको जो है वो जाना जाता था इससे पहले। ठीक है, सीवी जनपद, सीवी जनपद के नाम से इसको जो है वो जाना जाता था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रागवाट, मेदवाट पाठ या सीवी जनपद के नाम से किसे जाना जाता था? मेवाड़ को जाना जाता था। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो गुहिल के इसी वंशज में अनेकों शासक हुए। ठीक है, अनेकों शासक हुए और ये जो गुहिल का जो चला आगे वंश, उसके अंदर जो है वो कई शासक हुए। जैसे कि मैं आपको नाम बता देता हूं, याद करने की जरूरत नहीं इसलिए लिख नहीं रहा हूं। जैसे सील हुए, अपराजित हुए, इसके बाद एक शासक हुए भर्तृहरि भट्ट। क्या नाम है? एक शासक हुए भर्तृहरि भट्ट। क्या नाम है? भर्तृहरि भट्ट। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने ये जाना था कि चौहान जो थे पहले गुर्जरों के क्या थे? सामंत थे। हमने पढ़ा था ना कि चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में, याद है? चौहान किन के सामंत थे पहले? कमेंट करके उत्तर बताओ। उसी प्रकार से जो है वो ये जो गुहिल वंश के शासक थे ये भी जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के या गुर्जरों के क्या थे? ये सामंत थे। लिख दो यहां पर, गुहिल वंश गुर्जरों के सामंत थे। गुर्जरों के क्या थे? ये सामंत, सामंत थे, यानी गुर्जरों के अधीन ही अपना कार्य करते थे। इनके शासक जो थे वो गुर्जर थे, लेकिन ये जो थे वो गुर्जरों के क्या थे? सामंत थे। सामंत जो होता है वो राजा से नीचे पद का होता है। ठीक है, लेकिन इसी वंश में एक शासक हुए जिनका नाम है भर्तृहरि भट्ट। भर्तृहरि भट्ट ने गुर्जरों से स्वतंत्र गुहिल वंश की स्थापना की। भर्तृहरि भट्ट ने गुर्जरों से स्वतंत्र होकर गुहिल या ऐसे लिखिए इसको, भर्तृहरि भट्ट ने गुहिलों को गुर्जरों से स्वतंत्र किया, स्वतंत्र किया। इससे पहले ये किसके सामंत थे? गुर्जरों के सामंत थे। भर्तृहरि भट्ट नामक एक शासक हुए जिन्होंने इन्हें गुर्जरों से क्या किया? स्वतंत्र किया, यानी गुहिल वंश जो है अब स्वतंत्र होके जो है वो क्या कर सकता था? शासन कर सकता था। ठीक है, इन्हीं इसके बाद भर्तृहरि भट्ट के बाद अल्लट, नरवाहन, शक्ति कुमार, विजय सिंह और नागादित्य नाम के शासक हुए। तो इसी के अंदर एक शासक हुआ जिसका नाम क्या था? नागादित्य। नागादित्य, ठीक है। और नागादित्य जो थे, इन नागादित्य की जो है नागादित्य नामक एक शासक हुए और इनकी क्या हो जाती है? नागादित्य की भी हत्या हो जाती है। ठीक है,
हत्या हुई, यानी ये भी युद्ध में मारे जाते हैं। और इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, इनकी पत्नी जो थी, इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और इनका जो नागादित्य का पुत्र था, नागादित्य का जो पुत्र था वो क्या कहलाया? पुत्र बप्पा, बप्पा कहलाया। क्या कहलाया? बप्पा कहलाया। और बप्पा चूंकि यहां पर नागादित्य की मृत्यु हो गई तो इनकी पत्नी जो है अपने दुश्मनों से बप्पा को बचाने के लिए, है ना, बप्पा को बचाने के लिए अपने शत्रुओं से ये कहां लेके आ जाती है? एक जो बड़नगर था, बड़नगर के यहां आ जाती है और भीलों के पास आके जो है वो राजस्थान में ये भीलों के यहां क्या लेती है? ये आश्रय लेती है। एक मिनट रुको, भीलों के यहां नहीं, एक सेकंड रुको। ये आ जाती है बड़नगर, बड़नगर। और यहां बड़नगर जाति की एक महिला है कमलावती। क्या नाम है? कमलावती। कमलावती के यहां आकर ये शरण लेके रहती है। उदयपुर के आसपास का कोई क्षेत्र है, भीलों का ये क्षेत्र है। और बप्पा रावल जो है भीलों के साथ ही रहते थे। और बप्पा रावल के बारे में आप सब जानते हैं कि ये ऋषि वशिष्ठ के यहाँ जो है वो क्या करते थे? रहा करते थे। और इतिहास में यह भी कहा गया है कि ये ऋषि वशिष्ठ की जो है वो क्या करते थे? गाय चराया करते थे। और भीलों के साथ, देखो भील जो है वो युद्ध में बड़ी निपुण जाति होती है, तो भीलों के साथ बप्पा रावल जो है वो युद्ध की प्रैक्टिस भी किया करते थे। इसीलिए अगर आप मेवाड़ के इतिहास में देखोगे तो इन्होंने अपना जो ध्वज बनाया था मेवाड़ का, गुहिल वंश का जो ध्वज है, उसमें भीलों की भी जो है वो क्या है? भीलों का भी प्रतीक चिन्ह उसमें जो है वो लगाया गया था। तो इन्होंने जो है वो भीलों के साथ रहकर बप्पा रावल जो है वो ऋषि विशिष्ट की जो है वो हारित ऋषि की गाय चराते हैं। और लिखो यहां पर हारित ऋषि, हारित ऋषि के आश्रम में रहते हैं। ठीक है, बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आश्रम में काफी समय बिताया अपनी मां के साथ। इसीलिए कहीं कहीं जो है इनको जो है वो क्या बताया गया है? बप्पा को ब्राह्मण वंशीय भी बताया गया है, विप्र वंशीय ब्राह्मण बताया गया है इनको, है ना, इसीलिए बताया गया है। और बप्पा को ही काल भोज भी कहा गया है। कुछ इतिहासकारों ने बप्पा और काल भोज को जो है वो अलग अलग भी बताया है। अब देखो बप्पा रावल जो है इनका शासनकाल शुरू होता है यहां से 734 ईस्वी से। ठीक है, अभी हमने बेसिक ही पढ़ा है केवल, यहां से आपके क्वेश्चन बनने शुरू होंगे। बप्पा रावल और शासनकाल होता है 734 ईस्वी से शुरू। जब बप्पा रावल हारित ऋषि के यहाँ गाय चराया करते थे, उनके आश्रम में रहा करते थे, भीलों के साथ युद्ध का प्रशिक्षण किया कर लेते थे, जंगलों में घुमा करते थे, उस समय जो है वो मेवाड़ के जो शासक थे वो कौन थे? मान मोरी थे। ठीक है, तो लिखो बप्पा रावल हरित ऋषि के क्या थे? अनुयायी थे। इस समय मेवाड़ में मेवाड़ में जो है वो किसका शासन था? मेवाड़ पे शासन था मान मोरी का।
मान मौर्य जो है वो क्या है, मौर्य वंश के ही शासक थे। तो मान मौर्य का जो है यहां पर क्या था, मान मौर्य का शासन था। ठीक है। और मान मौर्य पर एक मुस्लिम आक्रांता यानी गजनी के कुछ शासकों ने, है ना, गजनी के कुछ शासकों ने इन पे आक्रमण कर दिया। लेकिन ये युद्ध में जो है इतने निपुण नहीं हो पाए थे। और कहते हैं कि ये जो है वो युद्ध विद्या में काफी निपुण थे बप्पा रावल, और ये जो है मान मौर्य की सेना में शामिल हो गए थे। यानी मान मौर्य की सेना में ये सैनिक थे। बाद में इनके गुणों को देखते हुए इन्हें सेनापति भी बनाया गया, और इन्होंने क्या किया, बप्पा रावल को परास्त करके और गजनी के शासकों को परास्त किया। तो इन्होंने क्या किया, 734 में 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर, मान मौर्य को हराकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। यानी मेवाड़ के ये शासक बन गए, चित्तौड़ के शासक बन गए। मेवाड़ में भी कहां पर, चित्तौड़ के ये शासक बन जाते हैं। ठीक है। चित्तौड़ की राजधानी इन्होंने किसको बनाया, चित्तौड़ की राजधानी नागदा उदयपुर को बनाया। राजधानी बना ली अपनी नागदा, चित्तौड़ को क्या बना लिया, अपना क्षेत्र अधिकार में कर लिया। अब जो है ये, क्योंकि गजनी के शासकों ने इन पे आक्रमण किया था, तो ये गजनी के शासक सलीम को हराकर, गजनी के शासक, गजनी तक इन्होंने पीछा किया। वो आक्रमण करने आया था, ये उनके पीछे पीछे गया, उनको भगाता लेके गया, और गजनी में जाकर शासक सलीम को हराकर गजनी का शासक अपने भांजे को बनाया। इनका नाम था क्या, गुहिल नाम था। क्या नाम था इनका, गुहिल नाम था ना इनका। तो इनका नाम था बप्पा रावल। तो बप्पा रावल के नाम पर इन्होंने जो है वो रावलपिंडी शहर, जो पाकिस्तान का शहर है, इसको भी बसाया अपने नाम से। रावलपिंडी शहर बसाया, जो कहां है, पाकिस्तान में है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इस कार्य को करने के कारण, मुस्लिम शासकों को हराने के कारण, इन्हें जो है वो शिववेद ने क्या कहा, बताओ, शिववेद ने इन्हें क्या कहा। क्योंकि इन्होंने जो है वो किसको हराया, क्योंकि इन्होंने जो है वो हराया मुस्लिम शासकों को, तो शिववेद ने इन्हें जो है वो क्या कहा, कमेंट करके बताओ जल्दी से। चार्ल्स मार्टल, क्या कहा, शिववेद ने इन्हें चार्ल्स मार्टल की उपाधि थी। डॉक्टर सीवी वैद्य ने पप्पा को चार्ल्स मार्टल कहा। चार्ल्स मार्टल कौन है, ये फ्रांस के एक सैनिक थे जिन्होंने मुस्लिम सैनिकों को हराया था। ठीक है। चार्ल्स मार्टल की इनको जो है वो उपाधि थी।
ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने क्या किए, सोने के सिक्के चलाए। जब ये गजनी से वापस लौटते हैं तो इन्होंने एक तो सोने के सिक्के चलाए। इन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि काल भोज ने इस युद्ध को बप्पा ने इस युद्ध को जीतने के बाद अपने आप को काल भोज नाम दिया। तो काल भोज ही वास्तविक काल भोज और बप्पा रावल दोनों एक ही है। क्या है ये? एक ही है। इसके अलावा इन्होंने जो है वो क्या किया, नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनाया। ठीक है। एकलिंग जी कौन से भगवान होते हैं? एकलिंग जी सूर्य शिव भगवान होते हैं, याद रखना। इन्होंने क्या क्या कार्य किया इन्होंने इस युद्ध को जीतने के बाद? नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनाया। नागदा इनकी राजधानी थी। नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनाया। ठीक है। एकलिंग जी को ये क्या मानते थे अपने? एकलिंग जी शासक मानते थे और स्वयं को दीवान, ठीक है, स्वयं को क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। दीवान का अर्थ होता है शासक के नीचे। जैसे मुख्यमंत्री और मंत्री, तो मंत्री छोटे होते हैं, मुख्यमंत्री का पद ऊंचा होता है। इसी प्रकार जो है एकलिंग जी को ये क्या मानते थे? अपना शासक मानते थे और स्वयं को उनका दीवान मानते थे, और इन्हीं की आज्ञा से या इन्हीं के नाम पर अपना पूरा जो है वो शासन संचालित करते थे। और एकलिंग जी इनके क्या थे? आराध्य देव भी थे। ठीक है। इसके बाद बप्पा को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। यानी इतिहास में काल भोज और बप्पा के नाम पर काफी विवाद रहा। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि बप्पा और काल भोज दोनों ही क्या है? अलग अलग हैं। बप्पा और काल भोज क्या है? दोनों ही क्या है? अलग अलग हैं। लेकिन कुछ और लगभग इतिहासकारों ने कहा कि काल भोज और बप्पा दोनों जो है वो एक ही है। काल भोज का ही नाम बप्पा है और बप्पा का ही नाम क्या है? काल भोज है। लेकिन कुछ प्रशस्तियों में इनके बारे में अलग अलग भी कहा गया है। जैसे रणकपुर प्रशस्ति मिली हमें 1439 में, उसमें कहा गया है कि काल भोज और बप्पा रावल को दोनों जो है वो अलग अलग व्यक्ति हैं। नोट लगा के लिख सकते हो आप। रणकपुर प्रशस्ति में काल भोज व बप्पा रावल दोनों अलग अलग व्यक्ति बताया गया। ठीक है। और ये जो रणकपुर प्रशस्ति है ये हमें 1439 में जो है वो प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रशस्ति में जो है बप्पा रावल और काल भोज के बारे में ये कहा गया है कि काल भोज और बप्पा रावल दोनों जो है वो अलग अलग क्या है? व्यक्तित्व है, दोनों एक नहीं है। तो आप कहोगे कि रणकपुर प्रशस्ति जो है इस तरीके की चर्चा करती है। इसके अलावा इन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के भी चलाए। ठीक है। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। अपने पास समय अच्छा खासा है, 4 महीने का समय है। तो थोड़ा सा, चूंकि ये राजस्थान के इतिहास में और अपने रीट के सिलेबस में जो सबसे बड़ा पार्ट है राजस्थान के प्रमुख राजवंशी है,
तो हमने चौहान तो पढ़ लिया है। अब हमारा जो सबसे बड़े दो राजवंश रहे हैं वो रहा है, एक तो मेवाड़ और एक रहा है मारवाड़। सबसे बड़े यही दो वंश है, इसके बाद छोटे छोटे वंशज हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इनको ज्यादा समय देते हैं, क्योंकि यहां से ऑलमोस्ट जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और हम केवल मोस्ट चीजों की ही बात करेंगे, ज्यादा गहराई में तो नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक सारी चीजों को हम यहां पर जो है वो कवर करने का प्रयत्न करने वाले हैं। इन्हें जो है हिंदुआ सूरज भी कहा जाता था, इनकी उपाधि थी हिंदुआ सूरज। क्या क्या उपाधियां थी इनके पास? हिंदू या हिंदुआ सूरज या हिंदू सूरज कहा जाता था इन्हें। मुस्लिमों को हराने के कारण हिंदू सूरज कहा जाता था इनको। ठीक है, इसके अलावा जो है इनको जो है राजगुरु की उपाधि भी थी। किसकी उपाधि थी? राजगुरु। इसके अलावा जो है इनके पास जो है वो चकवे की उपाधि थी। चकवे, चकवे की भी इनके पास जो है वो क्या थी? उपाधि थी। तो ये इनकी जो है वो क्या रही है? उपाधियां रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो शासक बनते हैं वो बनते हैं आपके कौन? इनके बाद जो है ये जो चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के जो चलाए थे, इनका जो वजन था ना 115 ग्रेन। ग्रेन उस टाइम एक इकाई हुआ करती थी मापन की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पप्पा ने जो सिक्के चलाए थे वो कितने वेट के थे, या कितने जो है वो इनका वजन था? तो 115 ग्रेन जो है इनका क्या था? वजन रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगवान बप्पा रावल जो है वो किस संप्रदाय के अनुयायी थे? बप्पा रावल किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो लिख दीजिए यहां पर, ये एक मोस्ट सा क्वेश्चन है, नोट लगा के लिख दीजिएगा। दिख रहा है क्या? ये कलर तो दिखेगा नहीं शायद इसमें। लिख दीजिएगा, बप्पा रावल पाशुपति संप्रदाय के अनुयायी थे, और पाशुपति संप्रदाय के अनुयायी होने के कारण ही इन्होंने जो है वो भगवान शिव का जो है वो क्या बनाया था? मंदिर बनाया था कैलाशपुरी उदयपुर में। कहा बनाया था? नागदा कैलाशपुरी उदयपुर में बनाया था। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं 10वीं शताब्दी में, वो बनते हैं अल्लट। कौन बनते हैं? अल्लट। नेक्स्ट देखिएगा, अल्लट। इन्हें आलू रावल भी कहा गया है। आलू, आलू रावल। 10वीं शताब्दी में ये शासक बनते हैं। 10वीं शताब्दी में ये शासक बने। इनकी ज्यादा तो कोई विशेष चर्चा है नहीं है, लेकिन इन्होंने 2-3 काम किए थे। सबसे पहला इनके काल के अंदर जो कार्य हुआ वो क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। पहली राजधानी मेवाड़ की कौन सी थी? नागदा। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि मेवाड़ की कितनी राजधानियां रही है। तो मेवाड़ की बहुत सारी राजधानियां रही है, एक एक राजधानी याद रखना। पहली राजधानी थी नागदा, दूसरी राजधानी है आहर उदयपुर। ठीक है, राजधानी नागदा से आहर उदयपुर को बनाया।
यानी राजधानी मैंने इसलिए लिखा है नागदा से आहड़, यानी पहले क्या थी, नागदा थी, और आलू रावल ने क्या बनाया, आहड़ को बनाया, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद इन्होंने विष्णु जी का एक मंदिर का निर्माण करवाया आहड़ में, वराह मंदिर, वराह, ये विष्णु जी का मंदिर है, वराह विष्णु जी लिखने दो, वराह मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। ठीक है, तीसरा काम इन्होंने क्या किया, मेवाड़ में सबसे पहले शासक थे जिन्होंने नौकरशाही की स्थापना की। ठीक है, ठीक है, नौकरशाही की स्थापना करने वाले प्रथम शासक, मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना करने वाले शासक। ठीक है, इन्होंने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। नौकरशाही क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब क्या है, नौकरशाही तो है। आज हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हम सरकार की नौकरशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना फालतू के, तुम पढ़ के आओ और मैं पढ़ के आऊंगी, ऐसे वाले इन कमेंटों पे ध्यान ना दो। जो बच्चे सीरियस तैयारी करना चाहते हैं वो अपने रजिस्टर में ध्यान रखे, बोर्ड पे ध्यान रखे। बस आपको क्या कोई कमेंट कर रहा है, कौन उसका क्या जवाब दे रहा है, इन सब बातों पे आप ज्यादा ध्यान ना देंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके एग्जाम के लिए, दोनों के लिए ही क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। वरना किसी की बातों में फंस कर आप अपना बीपी बेफालतू में बढ़ाते रहेंगे। तो हो सके तो अपने कमेंट बंद रखो आप। सबसे अच्छा तरीका तो यही है, कमेंट को देखो ही मत, बंद रखो। मोबाइल को फुल स्क्रीन पे रखो तो कमेंट दिखेंगे ही नहीं आपको। कमेंट को बंद रखो, ज्यादा से ज्यादा यही प्रयास करो। तो नौकरशाही यानी प्रशासनिक जो, यानी सबसे पहले मेवाड़ में नौकर यानी गवर्नमेंट जॉब को इजाद करने वाले कौन थे, यही थे अल्लट। इन्होंने जो है हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। हूण वंश की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। बस इतने ही इनके मोस्ट बातें हैं और कुछ नहीं है, विवाह किया। अल्लट ने यही काम किए चार। ठीक है, अल्लट के बाद जो है वो शासक बनते हैं कौन, विक्रम सिंह। कौन बनते हैं, इनके बाद शासक बने विक्रम सिंह। विक्रम सिंह शासक बने और विक्रम सिंह ज्यादा समय तक कोई इनकी उपलब्धि नहीं थी। तो विक्रम सिंह के बाद जो शासक बने वो बने रण सिंह। कौन बने, रावल। रण सिंह जो है यहाँ के शासक बनते हैं और रण सिंह को ही जो है इतिहास में कर्ण सिंह के नाम से भी जाना गया है। रावल कर्ण सिंह यहाँ के शासक बनते हैं और कर्ण सिंह जो है इनके दो पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं, दो इनके जो है वो पुत्र होते हैं। एक पुत्र जो है इनका तो नाम है आपका खेम सिंह। क्या नाम है, खेम सिंह नाम है इनका। और दूसरा जो पुत्र है इनका जो नाम है वो क्या है, राहप। राहप ये जो था वो बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र, और ये जो था वो छोटा था। और राजवंश में क्या होती है, एक रूल होता है कि जो राजा का बड़ा पुत्र होगा, राजा का बड़ा पुत्र होगा वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो खेम सिंह के दो पुत्र हुए, सामंत कुमार और कुमार सिंह। ठीक है, इनके फिर आगे चल के दो पुत्र होते हैं, दो पुत्र इनके भी होते हैं। खेम सिंह जो है वो क्या बन गया, मेवाड़ का शासक बन गया। और राहप जो है, राहप को क्या बना दिया गया, सिसोदा ग्राम का सामंत बना दिया गया। सिसोदा गांव का सामंत, ये क्या बन जाता है, मेवाड़ में सिसोदा गांव का क्या बन जाता है, सामंत बन जाता है।
और ये जो है क्षेम सिंह जो है वो क्या बन जाता है, मेवाड़ का शासक बन जाता है। इनके दो पुत्र हुए सामंत सिंह, सामंत सिंह, और दूसरे का जो नाम था वो था क्या, कुमार सिंह। क्या नाम था, कुमार सिंह था। इतिहास में इनकी ज्यादा चर्चा नहीं है, तो अक्सर जो आप बुक पढ़ रहे होगे उनमें इनकी चर्चा आपको नहीं मिलेगी, नोट्स में भी नहीं मिलेगी, और ना ही आपको याद रखना है। इसलिए बताया गया है कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ये जो शाखा है ये कौन सी शाखा है, ये रावल शाखा है ना, कुहिल वंश की रावल शाखा है। और यहां राहब से क्या होगा, राणा शाखा की जो है वो शुरुआत होगी। क्या होगी, शुरुआत होगी। यानी क्षेम सिंह तक का जो शासन है वो क्या कहलाए। इसके बाद अंतिम शासक रतन सिंह है इस क्षेम सिंह के पुत्रों में। तो रतन, क्षेम सिंह वाली तो रावल शाखा है और आगे राणा शाखा बनेगी। तब मैं आपसे कहूंगा कि सिसोदा ग्राम का हमीर जो है वो राणा शाखा का संस्थापक है या सिसोदिया वंश का संस्थापक है। सिसोदिया वंश गुहिल वंश का ही क्या है, पार्ट है, ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए, इसीलिए ये बात आपको जो है वो बताई गई है। इसके बाद देखिएगा क्या आता है, ये कुमार सिंह जो है, कुमार सिंह, इस कुमार सिंह के वंशज जो है उसमें एक शासक बनता है जेत्र सिंह। कौन बनता है, जेत्र सिंह एक शासक आता है। और अब हम जेत्र सिंह को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, जेत्र सिंह को पढ़ेंगे। लिखिए जेत्र सिंह। नेक्स्ट जो शासक है, जो महत्वपूर्ण शासक है वो है जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह जो है इनका जो शासन काल है वो 1213 से लेकर और 1253 तक है। 1213 से 1253 ईस्वी तक इनका जो है वो शासन काल रहता है। इनके शासन काल की अगर महत्वपूर्ण बातें करते हैं, हाँ बिल्कुल रतन सिंह के टाइम हुआ था। तो इन्होंने, इनके समय एक बहुत ही बेहतरीन युद्ध हुआ। युद्ध को हालांकि बेहतरीन कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन याद रखने योग्य है, इसीलिए आपको याद रखना है कि इनके शासन काल में एक युद्ध होता है, ठीक है, और वो युद्ध होता है भूताला का युद्ध। ये याद रखना बहुत जरूरी है। इनके शासन काल में क्या होता है, भूताला का युद्ध होता है। भूताला का युद्ध 1234 के अंदर। ये जो भूताला का युद्ध है ये बार बार पूछा गया है। तो जेत्र सिंह व इल्तुतमिश दिल्ली का शासक था, इनके मध्य हुआ। जेत्र सिंह व इल्तुतमिश, जेत्र सिंह और इल्तुतमिश जो कि दिल्ली के शासक थे, सल्तनत काल के दिल्ली के शासक थे, इनके मध्य ये भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजय तो कौन होते हैं, विजय, जीत तो किसकी हुई, जेत्र सिंह की हुई। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या करा, नागदा को बर्बाद कर दिया। नागदा को बर्बाद कर दिया या तबाह कर दिया या उजाड़ दिया। नागदा को उजाड़ दिया, यानी यहां पर इसकी सेना ने जो है वो बहुत ही भयंकर तबाही मचाई। जैसे आप देखते हो कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन की हालत बहुत खराब हो गई है। वहां बिल्कुल वो यूक्रेन जो है वो मान के चलो कि 200 साल पीछे चल गया है। कहां चला गया है यूक्रेन, 200 साल पीछे चला गया है। अब वो वापस बहुत कठिनाई से आज की सिचुएशन में आएगा। तो यहां पर भी ठीक ऐसी ही कंडीशन थी कि युद्ध तो जीत गए थे जेत्र सिंह, लेकिन दो भागती हुई जो सेना थी, यानी युद्ध हारने के बाद जनरली जो दुश्मन की सेना होती है वो भाग जाती है। तो भागती हुई सेना ने क्या किया, भागती हुई सेना ने नागदा को नष्ट कर दिया। और नागदा को नष्ट करने के कारण जो है वो क्या है, इनको अपनी राजधानी चित्तौड़ बनानी पड़ती है। गुरुजी ए चीज की अपन जानकारी कठे मिले है कि भूताला को युद्ध हुए। तो भूताला के युद्ध की जानकारी हमें जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मद मृदंग से मिलती है। लिखो, इस युद्ध की जानकारी, इस युद्ध की जानकारी हमें प्राप्त होती है जय सिंह सूरी द्वारा रचित
सूरी द्वारा रचित हमीर मद मृदंग से, हमीर मद मृदंग से जो है हमें इसकी जो है वो क्या मिलती है, मृदन, मृदन न करो यहाँ पर, हमीर मद मृदन से हमें क्या मिलती है, इसकी जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। इस तरीके का युद्ध हुआ और ये जो है वो घटनाएं घटी। ठीक है, यहां से हमें इसकी जो है वो क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, भूताला के युद्ध की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो हमीर मद मृदन से प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा हमीर मद मृदन की रचना किसने की थी, तो जय सिंह सूरी ने की थी। ठीक है, हो गया। अब देखो, क्योंकि नागदा तो हो गया है नष्ट, तो नई राजधानी, तीसरी राजधानी, जैत्र सिंह ने, जैत्र सिंह ने, ये क्या हो गया, कौन सा, जैत्र सिंह ने आहड़, एक मिनट रुको, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। ममता स्वामी जी क्या कह रहे हैं, 1727 में क्या बता रहे हैं आप, 1727 में, भूताला युद्ध 1727 में नहीं हुआ था, 1734 में हुआ था। आप कौन सी बुक से पढ़ते हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 1734 में जो है वो भूताला का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1734 में। आप एक बार फिर से चेक करें, मोनिका जी एक बार चेक करें, आप कौन सी पुस्तक से पढ़ रहे हैं, हमें आइडिया नहीं है आपका, लेकिन युद्ध तो जो हुआ था वो 1734 में हुआ था। आप शायद गूगल पे सर्च कर रहे होंगे, तो गूगल पे ये जरूरी नहीं है कि जो लिखा होता है वो सारा सत्य ही लिखा होता है। ठीक है, गूगल पे ही, गूगल पर भी जो है लिखा जाता है, अपने आप गूगल पे कुछ भी नहीं लिखा होता है। आप ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे, चलो इस पे तो अपन और चर्चा कर लेंगे, 1727 है कि 1734 है, इस पे हम और भी जो है वो चर्चा कर लेंगे। ठीक है, गूगल पे तो 1727 भी लिखा हुआ है, कहीं पर 1729 भी लिखा हुआ है ना, थोड़े नीचे और चलोगे तो और भी कहीं आपको डेट मिल जाएगी, लेकिन 1734, हाँ, अगर 10वीं की बुक में 1727 लिखा, सॉरी 1227 लिखा हुआ है तब ठीक है, सॉरी 1727 बोला मैंने, 1227 अगर 10वीं की बुक में लिखा है तो हम एक बार चेक कर लेंगे। मेरे पास मैंने जो नोट्स लिखे हैं अपनी डायरी में, अपनी डायरी में जो मैंने नोट्स लिखे हैं उनमें मैंने 1734 लिखा है। चलो इसको और देखेंगे, इस पे भी हम और चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं है। 1700 तो गलती से आ गया, ऐसा नहीं है, 1234। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैं 10वीं की बुक, हालांकि अपने तो 10वीं की बुक पढ़ी है, एक बार फिर से चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार जो है, एक बार ये लो, यहां पर मैंने एक 2 स्टार लगा दिए कि भाई इसको एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, इस डेट को एक बार फिर से देख लेंगे। जैत्र सिंह ने क्या किया, अपनी जो राजधानी है उसको परिवर्तित करके क्या बनाया, फिर जैत्र सिंह ने जो है वो चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। ठीक है, चित्तौड़ को, चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया।
ठीक है, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। ये जयद्रथ सिंह का काल है, और जयद्रथ सिंह का जो काल है वो मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। जयद्रथ सिंह का शासन काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। किसका शासनकाल? हाँ, तो मैंने करवाया है, मेरे दिमाग से हट गया होगा, मैं एक बार फिर से चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझसे भी तो गलती हो सकती है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि यही है या यही होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक बार इस डेट को फिर से चेक कर लेंगे कि 1727 है कि 34 है ना। तो 10वीं वाली पुस्तक को एक बार फिर से देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, जयद्रथ सिंह तक का शासनकाल। इसके आगे जो नेक्स्ट शासक बनते हैं उनके बारे में हम जो है कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल पढ़ने वाले हैं। इसके आगे का हम पढ़ेंगे कल। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो रतन सिंह बनते हैं, और रतन सिंह को हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। रतन सिंह 1302 से लेकर और 1303 तक इनका जो है शासन काल, 2 ही वर्ष का इनका शासन काल रहा। और इनके जो शासन काल में है वो बहुत सारी घटनाएं हुई, और गुहिल वंश की जो रावल शाखा है उनका अंत भी हुआ। रतन सिंह के बारे में हम जो है वो कल पढ़ेंगे। हालांकि तेज सिंह शासक बने, बिल्कुल तेज सिंह भी पढ़ेंगे हम, लेकिन तेज सिंह इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन पढ़ेंगे, तेज सिंह पढ़ेंगे। तेज सिंह के बाद जो है वो और भी कई शासक बने, और तेज सिंह के बाद समर सिंह शासक बने। समर सिंह के बाद फिर जो है वो रतन सिंह शासक बने। इस प्रकार पूरी जो है वो वंशावली हम जो है इनकी पढ़ने वाले हैं। और जैसे ही मेवाड़ का गुहिल वंश पूरा हो जाएगा, आपको नोट्स की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखो, एनसीईआरटी मैंने 6 से 10 तक आपको पढ़ाया है, वो तो सबसे बेस्ट है ही है, वो तो आप पढ़ ही ले, उसको तो पढ़ना ही है। उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं वो आप पढ़ रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 12 बजे मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।